नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर महागठबंधन में सीट बंटवारे पर लगी मोहर और कांग्रेस को मिली बिहार में 68 सीटें। जी हां दोस्तों, इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि महागठबंधन का हुआ बड़ा ऐलान। कांग्रेस के बाद CPI-ML को RJD ने 15 सीटें दे दी हैं। जी हां दोस्तों, CPI-ML, कांग्रेस और RJD का महागठबंधन बनकर तैयार है। 68 सीटें कांग्रेस को, 15 सीटें CPI-ML को दी गई हैं। इसी के साथ तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि NDA में अभी तक सीट बंटवारा, नाक में दम बना हुआ है भाजपा और JDU के। फूट के संकेत सामने आ रहे हैं। चिराग के सामने बड़ी चुनौती है कि NDA के साथ रहें या फिर अकेले निकल जाए। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि LJP का NDA से अलग होना कहीं ना कहीं भाजपा और JDU का सुपड़ा साफ होने का संकेत है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में बिहार के अगले मुख्यमंत्री का नाम बताइए। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव, महागठबंधन में सीट बंटवारे पर बनी सहमति, कांग्रेस को मिली 68 सीटें। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के साथ ही सभी दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर उठापटक जारी है। इसी बीच जानकारी के अनुसार महागठबंधन के बीच सीटों का विवाद सुलझ गया है। राजद, कांग्रेस और भाकपा माले के बीच सीट बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार विधानसभा की 243 सीटों में कांग्रेस को 68 और भाकपा माले को 19 सीट दी गई है। वहीं CPM को भी सीट देने की बात कही जा रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा भी बाकी है। वहीं राजद ने अपने प्रत्याशियों को चुनाव निशान बांटने की कवायद शुरू कर दी है। प्रथम फेज की 71 सीटों में से 1/4 प्रत्याशी चुनाव निशान हासिल कर चुके हैं। गुरुवार को ऐसे प्रत्याशी 10 सर्कुलर रोड आए और अपना चुनाव चिन्ह प्रपत्र लेकर चले गए। राजद के वरिष्ठ राष्ट्रीय पदाधिकारी भोला यादव ने बताया कि चुनाव सिंबल बांटने की कवायद शुरू हो चुकी है। इससे पहले पार्टी के जानकारों के अनुसार पहले चरण के लिए करीब 20 सीटों को छोड़कर राजद ने अन्य सभी सीटों पर अपने प्रत्याशियों को हरी झंडी दे दी है। गुरुवार को दिन भर चली वर्चुअल मीटिंग के बाद कुछ बात बनी है। काराकाट, आरा, ओबरा और सासाराम सहित 3-4 अन्य सीटें कांग्रेस के लिए राजद ने छोड़ दी है। जहानाबाद और मसौड़ी पर अब भी पेच फंसा हुआ है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव 2020, महागठबंधन में मन गई बात, CPI-ML को RJD 15 सीटें देने पर राजी। जी हां दोस्तों, राजद और माले के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बात मुकाम तक पहुंच गई। माले के लिए राजद लगभग 15 सीटें छोड़ने पर सहमत हो गया। हालांकि जनधार वाले जिलों में सीट को लेकर माले अभी अड़ा है, लिहाजा सीटों की संख्या में थोड़ी और वृद्धि हो सकती है। राजद और माले के बीच 4 दिन से चल रहे गतिरोध को दूर करने की कोशिश राजद ने गुरुवार को दिन से ही शुरू कर दिया। दिन में राजद विधायक भोला यादव और सांसद मनोज झा माले कार्यालय जाकर दीपांकर भट्टाचार्य से मिले, लेकिन वहां बात नहीं बनी और उन लोगों ने शाम राबड़ी आवास आने का न्योता माले महासचिव को दिया। राजद के न्योते पर माले महासचिव ने राबड़ी आवास जाकर तेजस्वी यादव से बात की। बैठक में अब्दुल बारी सिद्दीकी, मनोज झा और भोला यादव भी थे। बातचीत में सीटों की संख्या को लेकर मामला लगभग सुलझ गया। साथ ही माले ने महागठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ने की सहमति दे दी, लेकिन सीटों को चिन्हित करने में संख्या में कुछ बदलाव हो सकता है। माले अपने जनाधार वाले जिलों में कुछ और सीटें मांग रहा है, जिस पर तेजस्वी यादव भी तैयार हो गए हैं। ऐसे में माले की सीटों की संख्या 15 से कुछ बढ़ सकती है। मालूम हो कि माले ने बुधवार को अपने 30 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी थी, लेकिन जब गुरुवार को बात शुरू हुई तो वह 20 सीटों पर समझौता करने को तैयार हो गया। प्रियंका ने राजद से सीट बंटवारे का मोर्चा संभाला। राजद ने तालमेल में उत्पन्न गतिरोध दूर करने का मोर्चा अब खुद प्रियंका गांधी ने संभाल लिया है। दोनों दलों के शीर्ष नेताओं के बीच गुरुवार को 2 दौर की बात हुई। हालांकि अभी तस्वीर साफ नहीं हो सकी है, लेकिन इतना जरूर हुआ है कि कांग्रेस ने 75 सीट लेने और राजद ने 58 सीट देने की जिद को छोड़ दी। लिहाजा बीच का रास्ता निकालकर लगभग 65 सीट कांग्रेस को देने पर बात बन सकती है। उधर कांग्रेस ने अपनी प्राथमिकता वाली सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम को भी अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चिराग के सामने बड़ी चुनौती, NDA के साथ रहें या बजाय एकला चलोरे का बिगुल। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के लिए प्रत्याशियों के नॉमिनेशन की प्रक्रिया गुरुवार से शुरू हो गई। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक 3 प्रत्याशियों ने पहले दिन अपना पर्चा दाखिल भी कर दिया, लेकिन अगर दोनों बड़े राजनीतिक गठबंधनों की बात करें तो फाइनल सेटलमेंट होता नहीं दिख रहा। एक तरफ सत्ताधारी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में सीटों को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है, तो वहीं चिराग पासवान अब भी JDU के खिलाफ मोर्चा
खोले हुए हैं। बीच चिराग पासवान की अगुवाई वाली लोक जनशक्ति पार्टी को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है। तेजी से बदलते राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच बीते मंगलवार को एलजेपी के जनरल सेक्रेटरी शाहनवाज अहमद कैफी ने यह कहकर सबको हतप्रभ कर दिया कि चिराग पासवान उनकी पार्टी के सीएम उम्मीदवार हैं। अब एलजेपी का यह बयान बीजेपी के ताज़ा बयान से बिल्कुल उलट है। गौरतलब है कि बीजेपी की तरफ से साफ किया जा चुका है कि चुनाव नीतीश कुमार की अगुवाई में ही लड़ा जाएगा और वो ही राज्य के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। एएनआई से कैफी ने बातचीत में कहा था कि पार्टी सदस्यों का भी यही मानना है कि हमें कम से कम 143 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। मैं भी पार्टी से यही गुजारिश करूंगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अमित शाह की शरण में चिराग पासवान, नीतीश की शिकायत और बिगड़ेगी बात। जी हां दोस्तों, एनडीए में लगभग जेडीयू और बीजेपी में सीट बंटवारों को लेकर सहमति बन गई है। अब पेच चॉइस की सीट को लेकर फंसी है। जेडीयू कुछ शहरी सीटें भी चाहती है। सीटों को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। बीजेपी और जेडीयू प्रत्याशियों की सूची को अंतिम रूप देने की दिशा में आगे बढ़ रही है। एलजेपी के चिराग पासवान की मांग पर अभी कोई विचार नहीं है। चिराग एनडीए में 40 सीटें मांग रहे हैं। अब चिराग पासवान को उम्मीद सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह से है। अमित शाह ही इस मामले में हस्तक्षेप कर सकते हैं। सीट बंटवारे को लेकर दिल्ली से लेकर पटना में तक बीजेपी के आला नेता माथापच्ची कर रहे हैं। गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की थी। गुरुवार को चिराग पासवान ने भी बीजेपी अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चिराग ने शाह से बिहार के सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ अपने शिकायत पत्र से अवगत कराया है। साथ ही बिहार में अपनी पार्टी के लिए सम्मानजनक सीट की मांग को दोहराया है। एलजेपी सूत्रों के अनुसार बीजेपी को एलजेपी से कोई समस्या नहीं है। ऐसे में सवाल यह है कि अगर अमित शाह इस विवाद को सुलझाते हैं तो क्या गठबंधन के दूसरे साथी इसे मानने को तैयार होंगे। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी ने बात करते हुए कहा कि बीजेपी और जेडीयू में सीटों को लेकर कोई समस्या नहीं है। हम 1-2 दिन में सारी चीजें सार्वजनिक कर देंगे। एलजेपी की प्रमुख की डिमांड को लेकर थोड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। हाई प्रोफाइल सीट पर इस बार जेडीयू आरजेडी में दिख सकती है कांटे की टक्कर। जी हां दोस्तों, दिनारा विधानसभा सीट की बिहार विधानसभा में सीट क्रम संख्या 210 है। यह विधानसभा क्षेत्र रोहतास जिले में पड़ता है और यह बक्सर निर्वाचन क्षेत्र का एक हिस्सा है। दिनारा सीट बिहार की हाई प्रोफाइल सीटों में शामिल है। यह सीट विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्री जय कुमार सिंह के नाम से जानी जाती है। दिनारा विधानसभा सीट 2008 में परिसीमन आयोग की सिफारिश के बाद इस सीट के तहत दिनारा, सूरजपुरा, द्वात कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक आते हैं। इस सीट पर किसी एक दल की पकड़ लंबे समय तक के लिए नहीं रही है। इस सीट से जीत की शुरुआत कांग्रेस ने की थी, लेकिन बाद में जनता दल और फिर जनता दल यूनाइटेड की गढ़ वाली सीट हो गई। 1990 के बाद दिनारा सीट पर हुए विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो 1980 और 1985 में लगातार 2 चुनावों में शिकस्त खाने के बाद रामधनी सिंह ने जोरदार वापसी की और 1990 से लगातार 4 बार विधायक चुने गए। वह 1990 और 1995 में जनता दल के टिकट पर तो 2000 और फरवरी 2005 के चुनाव में जनता यूनाइटेड के टिकट पर विधानसभा में पहुंचे। हालांकि नवंबर 2005 में हुए चुनाव में रामधनी सिंह को फिर से हार का मुंह देखना पड़ा। उन्हें बहुजन समाज पार्टी की सीता सुंदरी देवी के हाथों हार का सामना करना पड़ा। हालांकि यह मुकाबला कांटों का रहा था और बसपा उम्मीदवार को महज 884 मतों के अंतर से जीत मिली थी। करते हैं अगली खबर की तरफ। बिटिया के गांव जाने वाले रास्तों पर सख्त पहरा, परिवार नजरबंद, लोगों को पुलिस ने कई बार खदेड़ा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में बिटिया के गांव जाने वाले सभी रास्तों पर गुरुवार को पहले दिन की अपेक्षा और ज्यादा कड़ा पहरा रहा। बिटिया का परिवार जहां पूरे दिन पुलिस फोर्स की निगरानी में नजरबंद रहा, तो गाँव के लोग भी बेमुश्किल गाँव से बाहर जा सके। यहाँ तक की मीडिया को भी गाँव से अंदर नहीं घुसने दिया गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात रही। गांव जाने वाले रास्ते पर मौजूद लोगों को पुलिस ने कई बार खदेड़ा। निषेधाज्ञा का हवाला देकर भीड़ को भी एकत्रित नहीं होने दिया गया। शासन के आदेश पर बिटिया के प्रकरण में एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है। एसआईटी ने बिटिया के गांव के कई चक्कर लगाए। पुलिस प्रशासन ने वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। गाँव से पहले ही काफी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। आने वाले दिनों के मुकाबले सुरक्षा और ज्यादा सख्त रही। बिटिया के परिजन एक तरह से घर में नजरबंद रहे और सुरक्षा कर्मियों के साए में रहे। एसआईटी ने इनसे कई घंटे पूछताछ की। पूरे गांव में भी चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात रही। यही स्थिति गांव में जाने वाले सभी रास्तों पर रही। मीडिया को भी पुलिस ने गांव में घुसने नहीं दिया। मीडिया कर्मियों से तीखी नोकझोंक भी हुई। जब जब भीड़ एकत्रित हुई तो पुलिस ने उसे लटियाकर खदेड़ दिया। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। हाथरस मामले में प्रधानमंत्री का निर्देश, योगी सरकार के लिए डूब मरने की बात। जेडीयू। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा के लिए बजे चुनावी बिगुल के बीच हाथरस में दलित युवती से बर्बरता के मामले में भाजपा की सहयोगी जेडीयू ने ही योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी ने इस मामले में प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप को योगी सरकार के लिए शर्मनाक बताया। पार्टी ने राज्य सरकार से पूछा है कि क्या देश में दलितों वंचितों के साथ दुष्कर्म के मामले में न्याय के लिए प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना होगा। जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने कहा, दलितों वंचितों की रक्षा किसी
सरकार का पहला दायित्व है। हाथरस में जो हुआ वह उत्तर प्रदेश सरकार के लिए शर्मनाक है। एक दलित युवती को न्याय दिलाने के लिए अगर प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़े तो इससे बड़ी शर्म की बात किसी राज्य सरकार के लिए क्या होगी। यह यूपी सरकार के लिए डूब मरने जैसी बात है। क्या इस देश में दलितों और वंचितों को न्याय बिना दिल्ली के हस्तक्षेप के संभव नहीं है? त्यागी ने कहा, हाथरस की घटना ने निर्भया कांड को शर्मसार कर दिया। पीड़िता को गंभीर स्थिति के बावजूद एम्स में भर्ती नहीं कराया गया, परिजनों को मुखाग्नि नहीं देने दी, पुलिस वाले अंतिम संस्कार के दौरान हंसी ठिठोली करते दिखे। त्यागी ने कहा, दुष्कर्म नहीं होने और पीड़िता को प्रताड़ित न करने जैसे दावे किए गए। यह कौन सी हिंदू संस्कृति है कि रात में परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ और उनकी अनुपस्थिति में दाह संस्कार कर दिया जाए? इतनी क्रूरता तो निर्भया मामले में भी पुलिस प्रशासन ने नहीं बरती। हाथरस पुलिस प्रशासन ने एक एक व्यक्ति को निलंबित किया जाना चाहिए। त्यागी ने कहा, निर्भया कांड के बाद आंदोलन से स्थिति में सुधार की उम्मीद जगी थी, मगर छलावा साबित हुई। इससे जुड़ी कमेटियों की सिफारिशें ठंडे बस्ते में हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राउत बोले, राहुल गांधी का कॉलर पकड़ा, धक्का मारा, ये देश के लोकतंत्र का गैंगरेप। जी हां दोस्तों, यूपी के हाथरस में दलित लड़की के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म अब शिवसेना की भी एंट्री हो गई है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कथित रूप से राहुल गांधी का कॉलर पकड़ने के मामले को लोकतंत्र का अपमान बताते हुए उसकी जाँच की मांग की है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक संजय राउत ने कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी का कॉलर पकड़ा, धक्का मारा, गिराया, ये एक तरह से इस देश के लोकतंत्र का गैंगरेप है। इस गैंगरेप की भी जाँच होनी चाहिए। राउत ने कहा कि राहुल गांधी एक राष्ट्रीय नेता हैं। कांग्रेस के साथ शिवसेना के कई मुद्दों पर मतभेद हैं, लेकिन उनके नेता के साथ इस प्रकार के व्यवहार को सहन नहीं किया जा सकता। संजय राउत ने कहा कि यूपी पुलिस ने राहुल गांधी से जिस प्रकार का बर्ताव किया, उसका समर्थन देश में कोई नहीं कर सकता। राहुल गांधी इंदिरा गांधी के पोते हैं और राजीव गांधी के बेटे हैं, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। इन लोगों ने देश के लिए शहादत दी है। राहुल गांधी को हाथरस में पीड़ित परिवार से मिलने की इजाजत मिलनी चाहिए थी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। हाथरस कांड, योगी सरकार पर केजरीवाल का वार, सत्ताधारी खुद को देश का मालिक नहीं सेवक समझे। जी हां दोस्तों, हाथरस केस के बाद से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर है। वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस घटना को बेहद दुखद और शर्मनाक बताते हुए योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सत्ताधारी लोग खुद को देश का मालिक नहीं सेवक समझे। सीएम केजरीवाल ने कहा कि हाथरस की घटना बहुत दर्दनाक है और पीड़ित परिवार के साथ सरकार का आचरण ठीक नहीं है। हम लोकतंत्र में रह रहे हैं और सत्ता में बैठे लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए कि वे इस देश के मालिक नहीं बल्कि सेवक हैं। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह भी इस घटना के बाद से लगातार योगी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज योगी सरकार के शासन में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। बेटियों के खिलाफ अपराध तेजी से बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में माता पिता अपनी बेटियों को घर से बाहर भेजने से डरते हैं कि वो वापस आएंगी भी या नहीं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सोनिया गांधी का केंद्र पर हमला, कहा किसानों को मोदी सरकार रुला रही है खून के आंसू। जी हां दोस्तों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 191वीं जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 116वीं जयंती के मौके पर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि किसान कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने मोदी सरकार पर किसानों को खून के आंसू रुलाने का आरोप लगाया। उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी करके सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, मेरे प्यारे कांग्रेस के साथियों, किसान मजदूर भाइयों और बहनों, आज किसानों, मजदूरों और मेहनतकशों के सबसे बड़े हमदर्द महात्मा गांधी की जयंती है। गांधी जी कहते थे कि भारत की आत्मा भारत के गांव, खेत और खलिहान में बसते हैं। आज जय जवान जय किसान का नारा देने वाले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। लेकिन आज देश का किसान और मजदूर कृषि विरोधी 3 काले कानूनों के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। अपना खून पसीना देकर देश के लिए अनाज उगाने वाले अन्नदाता किसानों को मोदी सरकार खून के आंसू रुला रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, कोरोना महामारी के दौरान हम सबने सरकार से मांग की थी कि हर जरूरतमंद देशवासी को मुफ्त में अनाज मिलना चाहिए। तो क्या हमारे किसान भाइयों के बगैर यह संभव था कि हम करोड़ों लोगों के लिए 2 वक्त के भोजन का प्रबंध कर सकते थे? आज देश के प्रधानमंत्री हमारे अन्नदाता किसानों पर घोर अन्याय कर रहे हैं, उनके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि कानून बनाने से पहले किसानों से सलाह मशवरा तक नहीं किया गया। उन्होंने कहा, जो किसानों के लिए कानून बनाए गए हैं उनके बारे में उनसे सलाह मशवरा तक नहीं किया गया, बात तक नहीं की गई। यही नहीं, उनके हितों को नजरअंदाज करके चंद दोस्तों से बात करके किसान विरोधी 3 काले कानून बना दिए गए। जब संसद में भी कानून बनाते वक्त किसान की आवाज़ नहीं सुनी गई तो वे अपनी बात शांतिपूर्वक रखने के लिए महात्मा गांधी जी के रास्ते पर चलते हुए मजबूरी में सड़कों पर आए हैं। लोकतंत्र विरोधी, जन विरोधी सरकार द्वारा उनकी बात सुनना तो दूर, उन पर लाठियां बरसाई गईं।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कन्हैया का बीजेपी पर हमला, बोले आज इन्होंने विपक्ष को गिराया है, कल जनता इनकी सरकार गिराएगी। जी हां दोस्तों, हाथरस कांड को लेकर जेएनयू के पूर्व छात्र नेता कन्हैया कुमार ने अब यूपी की योगी और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोशल मीडिया के जरिए कन्हैया ने योगी मोदी सरकार पर इशारों में जोरदार हमला बोला है। अपने ट्वीट में वह लिखते हैं, सरकार सत्ता के अहंकार में यह भूल चुकी है कि लोगों के वोट और सपोर्ट से कुर्सी मिली है, मीडिया मैनेजमेंट से नहीं। आज इन्होंने विपक्ष को गिराया है, कल जनता इन्हें घुटने टेकने पर मजबूर करेगी। हाथरस कांड को लेकर कन्हैया ने अपने ट्वीट में लिखा, अंतिम संस्कार का हक भी प्रशासन ने छीन लिया। आखिर इस हड़बड़ी की वजह क्या है? ये रवैया तो ब्रिटिश राज की याद ताज़ा करता है। दरअसल ये लोग नया भारत नहीं, अंग्रेजों के जमाने का भारत बना रहे हैं। अपने एक और ट्वीट में वह लिखते हैं, जलाने से भला सच कहां दफन होता है, धुआं बनकर पूरे गगन में फैल जाता है। पूर्व जेएनयू छात्र नेता का यह भी कहना है, हाथरस मामले में देश जानना चाहता है कि सही धाराओं में एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई, कार्रवाई में देरी क्यों की गई, पीड़िता का पार्थिव शरीर परिवार को अंतिम संस्कार के लिए क्यों नहीं दिया गया, परिवार और प्रशासन के बयान आपस में विरोधी क्यों हैं, क्या इसके पीछे राजनीतिक दबाव काम कर रहा है? रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। विधायकों के खिलाफ गुस्सा, जेडीयू से कितने का कट सकता है पत्ता, जानिए। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दोनों बड़े गठबंधन अभी तक सहयोगी दलों से सीटें फाइनल नहीं कर पाई है। संभावना है कि शुक्रवार तक भाजपा, जेडीयू और एलजेपी के बीच कोई फाइनल फॉर्मूला निकल आए, लेकिन सत्ताधारी दलों की चुनौती यही खत्म नहीं होने वाली। उन्हें टिकट बंटवारे में भी फूंक कर कदम उठाना है, क्योंकि सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी अपनी जगह है। सत्ताधारी विधायकों को भी उनके अपने अपने क्षेत्रों में वोटरों की नाराजगी झेलनी पड़ रही है। इसको लेकर खासकर जेडीयू ने काफी मंथन किया है और जानकारी है कि दर्जन भर से ज्यादा मौजूदा एमएलए दोबारा टिकट पाने में नाकाम रह सकते हैं। विधायकों की एंटी इनकम्बेंसी की चुनौती बिहार विधानसभा चुनाव के पहले दौर के मतदान के लिए गुरुवार से नामांकन का काम शुरू हो चुका है, लेकिन सत्ताधारी एनडीए गठबंधन अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं कर पाया है। इस मसले पर बुधवार को दिल्ली में भाजपा के बड़े नेताओं की बैठक हो चुकी है और गुरुवार को पटना में भी जेडीयू सुप्रीमो नीतीश कुमार के साथ प्रदेश बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव और प्रदेश चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस के बीच बैठकों का दौर जारी है। लेकिन इन दलों के बीच आपस में जितनी भी सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला हो, इतना तो लगभग तय लगता है कि नीतीश कुमार जेडीयू के सारे विधायकों को दोबारा टिकट देकर चुनाव मैदान में भेजने के मूड में नहीं लग रहे हैं। इसकी वजह है एंटी इनकम्बेंसी, जो कि सत्ताधारी दल के कई विधायकों के खिलाफ बहुत ही ज्यादा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा में बगावत के सुर तेज, पूर्व विधायक ने टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय लड़ने की दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। कांग्रेस पहले ही अधिकांश सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर चुकी है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल उपचुनाव से पहले दल बदल कर आए चेहरों को मैदान में उतारने की तैयारी में है। सबसे ज्यादा घमासान भाजपा में है। भाजपा ने अभी तक प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की है, लेकिन सिंधिया समर्थक चेहरों के चुनाव में उतारा जाएगा, जिससे पार्टी में बगावत के सुर बुलंद हो गए हैं। देवासी के हाट पिपलिया विधानसभा क्षेत्र से हाल ही में भाजपा में शामिल हुए मनोज चौधरी को लेकर विरोध शुरू हो गया है। यहां से 4 बार भाजपा विधायक रहे वरिष्ठ नेता डॉक्टर तेज सिंह सेंधव ने सीधे तौर पर पार्टी की मुसीबतें बढ़ा दी है। डॉक्टर तेज सिंह सेंधव ने साफ कर दिया है कि अगर भाजपा ने मनोज चौधरी को टिकट दिया तो वे खुद निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। पूर्व विधायक तेज सिंह सेंधव ने अपनी पार्टी के खिलाफ बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार गिराने में खरीद फरोख्त की जो राजनीति हुई है वह प्रजातंत्र के लिए घातक है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस से आए चेहरे को पार्टी टिकट देती है तो यह उन कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय है जिन्होंने दिन रात खून पसीने से पार्टी को सींचा है। पार्टी के पुराने नेताओं को टिकट देना चाहिए। वरिष्ठ नेता ने बगावत का झंडा बुलंद करते हुए कहा कि मैंने अपनी बात मुख्यमंत्री, संगठन और केंद्र तक पहुंचा दी है। अगर मुझे टिकट नहीं दी गई तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानून का विरोध, पंजाब में 3 अक्टूबर से ट्रैक्टर रैलियां करेंगे राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लागू किए गए कृषि विधेयकों का विरोध करने के लिए 3 से 5 अक्टूबर तक पंजाब में ट्रैक्टर रैलियों का नेतृत्व करेंगे, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह भी शामिल होंगे। पार्टी के सूत्रों ने यह जानकारी दी। पार्टी ने कहा पंजाब के सभी मंत्री व कांग्रेस विधायक इस रैली में शामिल होंगे। इसमें पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। इस दौरान किसानों की नाराजगी और उनके दर्द के लिए आवाज को बुलंद किया जाएगा, जिनकी आजीविका और भविष्य को केंद्रीय कानूनों ने दांव पर लगा दिया है। पंजाब में कांग्रेस के प्रवक्ता के अनुसार राज्य भर के किसान संगठनों द्वारा समर्थित ट्रैक्टर रैलियों में 50 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की जाएगी, जिसका प्रसार 3 दिनों में विभिन्न जिलों और निर्वाचन क्षेत्रों में किया जाएगा। इस 3 दिवसीय रैली के लिए सुबह 11 बजे का समय निर्धारित किया गया है और इस दौरान कोविड-19 के मानकों का खास ध्यान रखा जाएगा। रैली के अंतिम दिन 5 अक्टूबर को हरियाणा में कई कार्यक्रमों के माध्यम से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।
रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव से पहले महात्मा गांधी की प्रतिमा का वर्चुअल अनावरण करेगी कांग्रेस अध्यक्ष। जी हां दोस्तों, महात्मा गांधी की जयंती के शुभ अवसर पर 2 अक्टूबर को 1 बजे कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी द्वारा जिला कांग्रेस कमेटी मुख्यालय परिसर बंजरिया पंडाल आश्रम पूर्वी चंपारण में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आदमकद प्रतिमा का वर्चुअल अनावरण किया जाएगा। इस अवसर पर 151 स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को भी वर्चुअली सोनिया गांधी सम्मानित करेंगी तथा उन्हें एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। प्रतिमा अनावरण के पश्चात कांग्रेस अध्यक्ष उपस्थित कांग्रेस जनों एवं अन्य लोगों को जूम के माध्यम से संबोधित भी करेंगी। इस प्रतिमा की स्थापना महात्मा गांधी प्रतिमा स्थापना एवं संरक्षण समिति पूर्वी चंपारण द्वारा किया गया है। कार्यक्रम में पटना सदाकत आश्रम से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा की अध्यक्षता में कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कार्यकर्ता गण भी सम्मिलित होंगे। सदाकत आश्रम में 100 से अधिक दलित समाज के लोग भी कल कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करेंगे। यह कार्यक्रम कोरोना महामारी के मद्देनजर सामाजिक दूरी बनाकर की जाएगी। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।